हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रलेखा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो MCQ सॉल्व करने वाले हैं, वो भारत के प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन की सीरीज़ ये मैंने चला रखी है। इसमें हम लोग आज गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। उसके साथ साथ हम पुष्यभूति वंश, जिसे कि वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसके राजा हर्षवर्धन थे, उनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़, भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन उपाधि किसे दी गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन जिनको उपाधि दी गई थी उनका नाम है समुद्रगुप्त और इनको ये उपाधि मिस्टर BS स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ये उपाधि इन्हें इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के तकरीबन 9 शासकों का और दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया गया था और इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। इसी कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो योर ऑप्शंस आर श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो जो पहला ज्ञात गुप्त शासक था ही वॉज श्रीगुप्त। ठीक है, इन्हीं को ही हम कहेंगे कि श्रीगुप्त जो थे, इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी और गुप्त वंश का जो उत्तराधिकारी था ही वॉज घटोत्कच। ही वॉज द घटोत्कच। ठीक है, और गुप्त वंश का जो पहला प्रतापी राजा हुआ, महान सम्राट हुआ, ही वॉज चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासनकाल के दौरान भारत आया? योर ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एंड कुमारगुप्त। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। और जो चीनी यात्री फायान थे, इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इन्होंने जब ये भारत आए तो इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा। भारतीय यात्रा का मतलब इनकी यात्रा कैसी रही उसके ऊपर एक वृत्तांत लिखा, अपनी यात्रा की कहानी लिखी, जिसे CU की कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि हेनसांग के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है। तो हेनसांग के यात्रा वृत्तांत को CU की कहा जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर फोर्थ क्वेश्चन इज, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शंस देखिएगा, हरिसेन, महासेन, वीरसेन या फिर विष्णुसेन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख बनवाया था और इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और एक ये जो है गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शिलालेखों या प्रशस्ति लेखों में से एक है। ठीक है, और ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ये समुद्रगुप्त के मंत्री ने हरिसेन, जिनको और ये इनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे, इनके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। इसकी रचना करवाई गई थी। हरिसेन जो है इनके दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी ये हरिसेन, ठीक है, ये भी लिख रखा होता है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्ष। तो जो महाकवि कालिदास थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ठीक है, इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, कभी कभी रचनाएं पूछ दी जाती हैं, कभी का नाम दे दिया जाता है। तो जो इनके 7 ग्रंथ थे वो थे रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम।
इन 7 महाग्रंथों की जो है रचना महाकवि कालिदास ने की थी, जिनमें से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम 2 मैंने बताए, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये जो हैं ये खंड काव्य हैं या गीत काव्य के रूप में लिखे गए हैं, और बाकी के लास्ट के 3 मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम जो हैं ये 3 नाटक ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें इन्होंने दुष्यंत, महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो छठा प्रश्न है वो कह रहा है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, अर्थात किस स्थान से किस स्थान को स्थानांतरित की थी, तो वो था थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौज या फिर वल्लभी से दिल्ली। तो राजा हर्षवर्धन जो थे वर्धन वंश के राजा थे, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी या स्थानांतरित की थी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 जो आपसे पूछ रहा है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त, ठीक है। तो आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से इनको जाना जाता है। और कालिदास जो थे ये एक संस्कृत के प्रतिष्ठित लेखक थे, साथ साथ चंद्रगुप्त के दरबार में जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक थे। और आर्यभट्ट जो थे वो एक गणितज्ञ थे और खगोलज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, या जिसे आर्य सिद्धांत भी कहते हैं, इन ग्रंथों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो कह रहा है वो है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा, मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या फिर चोलों के। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का वो है गुप्तों के। गुप्तों के जो सिक्के हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन उपाधि दी गई मिस्टर B.H. स्मिथ के द्वारा, उन्होंने समुद्रगुप्त ने जो सिक्के उत्कीर्ण करवाए उन सिक्कों पर उनको वीणा वादन करते हुए दिखाया जाता है। इसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी रहे होंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इज नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? योर ऑप्शंस आर हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास था, और आधुनिक बिहार जो है उसके बड़गांव के समीप पर ये स्थित होता था। और गुप्त वंश के जो राजा थे जिनका नाम कुमारगुप्त था, इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, ठीक है, महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग स्क्रीन पर। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज बाणभट्ट हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश के राजा थे, इनके दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट जो हैं संस्कृत गद्य के विद्वान हुआ करते थे, संस्कृत गद्य के विद्वान हुआ करते थे। और इन्होंने कादम्बरी, जिसे कादम्बरी भी कहते हैं, कादम्बरी की रचना की थी, ठीक है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें हर्षचरित में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ उसका जो साक्ष्य है बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में दिया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 11th क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में
सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख, भानुगुप्त का भितान लेख, या फिर भानुगुप्त का एरण अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है तो वो है भानुगुप्त का भितान अभिलेख। भानुगुप्त का भितान अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में सागर के निकट एरण में मिलता है, जो कि एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, भितान अभिलेख स्तंभ पर, ये भा है, स्तंभ पर उत्कीर्ण है। और एरण के गोपराज थे, उनके मरने के पश्चात सर्वप्रथम उनकी पत्नी ने सती उनकी पत्नी जो है सती हुई थी। ठीक है, और भानुगुप्त जो थे, मतलब अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि जब हूणों का आक्रमण हुआ और हूणों के आक्रमण में हूणों से युद्ध करते हुए भानुगुप्त की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी पत्नी भी भानुगुप्त के साथ चिता पर जलकर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। ये नंबर मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये 15 नहीं है, ये 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास। तो जो है हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और ये राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या जम्मू कश्मीर में? तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और ये लगभग 29 चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं। ठीक है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 या 650 ईस्वी तक के हैं, मतलब इस टाइम पीरियड में इनका निर्माण हुआ है। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों की कलाकृतियों से युक्त हैं। ठीक है, और ये दोनों स्थल, अजंता और एलोरा, दोनों विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित हैं। तो ये दोनों स्थल, अजंता और एलोरा, विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट बात है। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे विद मी इन फुल क्लास। आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं, उसके अलावा उनसे जुड़े हुए बहुत ही सारे फैक्ट्स और करंट डेटा भी अपडेट करूँगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। आने वाले एग्जाम्स में उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 14। वराहमिहिर कौन थे, कौन है या क्या है? खगोलज्ञ थे, अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष शटल है या फिर पावर स्टेशन है? तो वराहमिहिर जो थे एक खगोलज्ञ थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात आप लोग। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है बृहद जातक। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, रचना में पूछी जाती हैं, कभी कभी रचनाएं भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, नाम दे दिया जाता है और उनके रचनाकार पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म सिद्धांतिका और लघु जातक की भी रचना की थी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15th नंबर क्वेश्चन, दैट इज सूर्य सिद्धांत या शून्य के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इनका शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चरक ने, चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने या वराहमिहिर ने? तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया था। ये महान खगोल शास्त्री थे, ये गणितज्ञ थे। इन्होंने बीज गणित और शून्य के सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था। और भारत का जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था वो इन्हीं आर्यभट्ट के नाम पर छोड़ा गया था, उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। और आर्यभट्ट जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी भी थे, उनके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? सुंग यून भारत कब आया था? तो आपके जो ऑप्शंस हैं 510 ईस्वी, 518, 525 या 558। तो चीनी यात्री जो है सुंग यून 500, इसमें एक ऑप्शन गलत है, ये 18 कर लीजिए या फिर इसको 17 कर लीजिएगा। ये 518 नहीं है, या 517 कर लीजिए। ठीक है,
517 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग युंग भारत आया था। 517 ईस्वी कर लीजिए इसको, 517 ईस्वी में सुंग युन भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो जो अलवार संतों का आविर्भाव हुआ वो तमिलनाडु से हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में भारतीय भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी के बाद में हुई। ठीक है, तमिलनाडु से शुरू हुई। और अलवार संत जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये। और एक दक्षिण भारत में ही एक और संप्रदाय था जिसे कहा जाता था नैनार। नैनार, ठीक है, नैनार संत। तो जो नैनार संत थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि नैनार किस धर्म के अनुयायी होते थे, कहाँ से होते थे। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 18th नंबर क्वेश्चन, दैट इज लिच्छवी दाहित्र किसे कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो लिच्छवी दाहित्र जो है ही इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो हैं इनको लिच्छवी दाहित्र भी कहा जाता है। अर्थात लिच्छवी दाहित्र का, दाहित्र से मतलब समझिए, दाहित्र मतलब पुत्र। ठीक है, माता का पुत्र। ओके, और जो लिच्छवी इनकी माँ थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी थी और इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का इनके अर्थात समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है लिच्छवी की राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी का नाम था कुमार देवी। ठीक है, तो लिच्छवी की राजकुमारी होने की वजह से ही इनको कहा जाने लगा लिच्छवी दाहित्र। दाहित्र मतलब माँ का पुत्र। ठीक है, और लिच्छवी दैट मीन्स वो जगह का नाम बता रहा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। बंगाल, गुजरात, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो जो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र है वो बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। और बिहार के आधुनिक बिहार शरीफ के पास ये स्थित है और एक ये प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है गुप्त काल के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। अर्थात चांदी का सिक्का कौन था उसका नाम बताना है। काकिनी, निष्का, रुपए का या फिर दिनार। तो जो रुपए का था, रुपए का ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, ये सिक्का उज्जैन के शक शासकों के जैसे सिक्के होते थे उसी के अनुरूप होता था। ये फाहियान ने अपने जो चीनी यात्री फाहियान आए थे उन्होंने बताया है कि जो रुपए का था ये शक शासकों के जैसा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या फिर चिक्का देवराज वोडेयर। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके समकालीन जो शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, रान्ना या तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, विजय। तो अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। जो राष्ट्रकूट शासक थे इन्होंने कन्नड़ साहित्य को संरक्षण दिया, उसको फलने फूलने में, उसको आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। और इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर भी बनवाया। ठीक है, और ये जो 3 कवि थे पंपा, पोन्ना और रन्ना, इनको ये आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, आदि कवि ये जो तीनों हैं इनको कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd नंबर और
प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछ रहा है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे अर्थात जैनी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन फर्स्ट, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल। ठीक है, तो रवि कीर्ति जो थे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे रवि कीर्ति, और इन्होंने जो है ऐहोल प्रशस्ति की रचना, अभिलेख की रचना करवाई थी या की थी, और जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देखिएगा, आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं गुप्तों के, कुषाण, मौर्य या फिर चालुक्य। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गुप्तों के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं महरौली शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा या फिर ऐहोल शिलालेख। ठीक है, तो जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसको ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय का नाम बताइए? तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी या फिर कांची। तो जो प्राचीन भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था लगभग, और इसका जो पतन हो गया ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में, उत्तर मेरु शिलालेख में, कुडुमियम लई शिलालेख में या फिर कसाकुड़ी तांबे की प्लेट में। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में या थलवईपुरम ताम्रपत्र अभिलेख में। ठीक है, इसमें जो बात बताई गई है इसमें भूमि प्रणाली, बृहद लहर इत्यादि का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें भूमि माप की जो इकाई है, कैसा भूमि प्रणाली होती थी, उस सब का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, अंतिम मान्य शासक था। इनका शासनकाल लगभग 10 वर्ष तक रहा और उसके बाद बौद्ध गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? 612 ईस्वी, 618, 622 या 634। तो जो चालुक्य शासक हैं इन्होंने हर्षवर्धन पर विजय जिस वर्ष में प्राप्त की वो है 618 ईस्वी, और इनका नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो महाराजाधिराज की उपाधि जिसने ली थी वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। सबसे पहले इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। ठीक है, और इनके जो पिता थे वो घटोत्कच थे और इनके जो दादा थे वो श्रीगुप्त थे, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश, हर्यक वंश, रठभोजक वंश, सातवाहन वंश। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है महामेघवाहन वंश। ठीक है, महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल थे जो कलिंग के राजा थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 32 जो आपसे पूछ रहा है, हर्षवर्धन की बल्लभी विजय निम्नलिखित
शिलालेखों में से किस में पाया जाता है? ऐहोल स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, नवसारी ताम्रपत्र लेख, ये शिलालेख नहीं होगा, ताम्रपत्र लेख, या फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है नवसारी ताम्रपत्र लेख। नवसारी में बल्लवी के खिलाफ हर्ष के सफल अभियान के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि बल्लवी के जो साम्राज्य थे, बल्लवी के साम्राज्य के साथ हर्षवर्धन की जो शत्रुता है वो कैसे समाप्त हुई, वो एक वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? अर्थात ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम इंपोर्ट नहीं करते थे? ठीक है, जिसे हम इंपोर्ट नहीं करते थे, एक्सपोर्ट नहीं करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाग नहीं थी। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं वो है लोहा, सोना, टिन, चांदी। आप लोग ये भी, निर्यात को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट अब ऑप्शन देखेंगे, लोहा, सोना, टिन और चांदी। तो जो हम निर्यात नहीं करते थे वो है टिन। टिन को हम लोग निर्यात नहीं करते थे। और सोना, चांदी, तांबा, लौह और सीसा और कांस्य, ये जो भी वस्तुएं हैं इनका सबका हम निर्यात करते थे। ये भारत में उस समय प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। इसीलिए गुप्त काल को, उस समय जो भारत की व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी ये बहुत अच्छी थी। इसी कारण से गुप्त काल को भारतीय साम्राज्य का या प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनत्सुआंग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो आपके ऑप्शंस है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 642 एडी में, एडी, ठीक है, में इन्होंने कांची का, किसने, हेनत्सुआंग ने कांची का जो है भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर साकेत? तो भाई जो चंद्रगुप्त को दहेज में मिला था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, 320 ईस्वी में मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त प्रथम बैठा था और लिच्छवी की राजकुमारी जो थी कुमार देवी, अभी पीछे बताया भी था, कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था और उनको ये दहेज में क्या दे दिया, लिच्छवियों ने इनको पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 इज सेइंग, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? रुपया, टंका, ड्रामा या फिर दिनारस या दिनार? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार या दिनारस कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 इज सेइंग दैट, निम्नलिखित में से किसने 618 सी है, ये सी इसको ईस्वी कर लीजिएगा, ईस्वी ही है, ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? भाई अभी पीछे ही बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या फिर विष्णुगुप्त? तो जो विष्णुगुप्त हैं वो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 इज सेइंग दैट, गुप्त शासकों ने एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। उस कर का हमको नाम बताना है। ठीक है, हिरण्य शुल्क, हिलवा कर या फिर कर? तो जो कर हल वालों पे लगाया था, अर्थात जो जिनके पास हल होता था उन खेतिहरों पे लगाया था, उसको कहते थे हलिवा कर। ठीक है, हलिवा कर कहा जाता था उस कर को जो गुप्त शासकों ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनत्सुआंग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? अशोक, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन?
तो जो ये ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस के अनुसार जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। ह्वेनसांग जो थे बौद्ध भिक्षु बनकर आए थे, ठीक है। ये बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, यात्री थे और अनुवादक थे। और ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। किसने स्थापित किया ये पूछा जा रहा है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं इंद्रवर्धन, विष्णुगुप्त, राज्यवर्धन या हर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ ये रहा है कि वर्धन वंश का ऐसा कौन सा राजा, मतलब भाई इनका हर्षवर्धन का जो भाई था उसका नाम पूछ रहा है जिसकी मृत्यु के बाद राजा हर्षवर्धन राजा बना, ठीक है। तो जो राजा बना वो था हर्षवर्धन, जिसकी मृत्यु के बाद राजा बना वो था राज्यवर्धन। युद्ध में जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हर्षवर्धन को कन्नौज की थानेश्वर की गद्दी पर बिठाया गया और बाद में इसने अपनी राजधानी को कन्नौज स्थापित कर लिया, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी प्रभावती, ठीक है, प्रभावती का विवाह जिस राजा के साथ हुआ था उसकी मृत्यु के पश्चात इनका राज्य संभालने के लिए, इनका राज्य में इनकी सहायता करने के लिए, अपनी बहन की सहायता करने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर ली थी, ठीक है। इनकी जो सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, हर्षवर्धन की जो बहन थी उनका नाम राजश्री था, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट्स माय मिस्टेक। इनकी जो बहन थी उनका नाम राज्यश्री था, ठीक है, प्रभावती नहीं था। प्रभावती जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और यहाँ पे थोड़ा मेरी माय मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री थी और इनके भाई जो थे राज्यवर्धन थे, ठीक है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने वर्धन वंश के राजा बने। हर्षवर्धन को वर्धन वंश की गद्दी मिली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो कह रहा है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। उस दरबारी कवि का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन है दंडी, कंबन, बाणभट्ट या फिर जिनसेन। तो जो दरबारी कवि थे वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की थी जो कि संस्कृत में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रहा है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। लौह स्तंभ, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ, ठीक है। तो जिसमें इनकी नेपोलियन ऑफ इंडिया अर्थात समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई हैं वो है इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है इनकी सैन्य विजय अभियान समुद्रगुप्त के जो भी हैं उनका उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 वो आपसे पूछ रहा है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया राजवंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया डैश राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शंस आर वर्धन, चेर, पांड्य या फिर चालुक्य। तो बाणभट्ट के हर्षचरित जिन्होंने, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी उन्होंने पुष्यभूति या वर्धन वंश को, पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और कुरुक्षेत्र जो थानेश्वर था वो कुरुक्षेत्र में था। थानेश्वर में ही वर्धन या पुष्यभूति वंश की राजधानी थी, ठीक है। और इनकी जो बहन थी, इनके पति की मृत्यु के पश्चात राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, इनके पति की मृत्यु के पश्चात शासन में उनकी सहायता करने के लिए हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन देखिएगा,
प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जो ऑप्शंस हैं वो हैं ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, अहिच्छत्र या फिर चंपा। प्राचीन भारत का जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था, मतलब प्राचीन भारत में, और बंगाल के मिदनापुर जिले में एक प्राचीन बंदरगाह था और ये नारायणी नदी के पास में स्थित था। ठीक